नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपने हार की जीत नाम की कहानी बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो सुनी होगी। बाबा भारती का किस्सा सुना होगा। उसमें वो कहानी एक तरह से मुझे लगता है कि कल बिहार विधानसभा में दोहराई गई। जो हारा वो जीत गया, जो जीता वो दरअसल हार गया। बिहार विधानसभा में कल नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया और वो विश्वास मत का प्रस्ताव पास हो गया। 129 वोट समर्थन में पड़े। बाकी पूरा विपक्ष चूँकि उठकर चला गया था तो इसलिए विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। सरकार 6 महीने के लिए अब जो है एक तरह से सुरक्षित हो गई है। आपको मालूम होगा कि जो नियम है उसके मुताबिक एक बार विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव एक बार आने के बाद फिर 6 महीने तक नहीं आ सकता। तो 6 महीने के लिए नीतीश कुमार की सरकार किसी तोड़ फोड़ से सुरक्षित है। लेकिन क्या नीतीश कुमार की छवि भी सुरक्षित है? नीतीश कुमार की छवि तो पहले भी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पूरा भाषण दिया, जिस तरह से अपने को कंडक्ट किया, उसने एक बात साबित की कि भले ही उन पर जो है उनके पिता के भ्रष्टाचार के कारण जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, भले ही वो खुद उसमें शामिल रहे हों, जानबूझकर शामिल रहे हों, उसका फ़ायदा जो है भौतिक लाभ खुद उठा रहे हों, ये सब बातें सही मान लें और उनकी तुलना में नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप से या भ्रष्टाचार से भी ज़्यादा बड़ा कदाचरण मेरी नज़र में होता है नैतिक रूप से भ्रष्ट होना, जो कि नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी बात रखी, उनके पूरे भाषण में तल्खी का एक शब्द भी नहीं था, शिकायत का लहजा ज़रूर था। उन्होंने पूछा कि आखिर आपने हमारा साथ छोड़ा क्यों, हमने क्या किया था ऐसा? आप तो बार बार हर जगह कहते थे कि ये मेरे बेटे जैसा है, यही आगे चलकर संभालेगा। तो संभालेंगे तो युवा पीढ़ी के लोग ही। तो आप ये कह देते, बुलाकर हमसे बात कर लेते, ये कहते कि सरकार से बाहर चले जाओ, बाहर से समर्थन दो, तो हम बाहर से आपको समर्थन देते, आप सरकार चलाते रहते। लेकिन आप छोड़कर क्यों गए? उन्होंने कहा कि आप लोग भगवान राम की आजकल बहुत बात करते हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास उनके पिता राजा दशरथ ने दिया था और उन्होंने वनवास दिया था भगवान राम को उनकी सौतेली माँ कैकेयी के कहने पर। तो ये बताइए कि इस प्रसंग में कैकेयी कौन है? नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं था और उससे बड़ा हमला किया उन्होंने। लेकिन उस हमले से पहले और क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं पहले भी आपका सम्मान करता था, अब भी सम्मान करता हूँ और आगे भी सम्मान करता रहूँगा। लेकिन आपको कम से कम बताना चाहिए था हमें कि आप क्यों छोड़कर जा रहे हैं। नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास एक ही जो अघोषित जवाब उनका वो है कि कुर्सी की सुरक्षा। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से वहाँ पर हैं जहाँ उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहे उनकी नज़र में। ज़रूरी नहीं कि सुरक्षित हो, लेकिन उनको लगना ज़रूरी है कि यहाँ पर सुरक्षित है। एक और दूसरा, उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की। 2 बार वो एनडीए छोड़कर गए प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते। वो किसी सिद्धांत के चलते, समाजवाद के चलते, डेमोक्रेसी के चलते, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता के चलते, इन मुद्दों के चलते, इन सिद्धांतों के चलते छोड़कर नहीं गए। न तो एनडीए छोड़कर और न महागठबंधन छोड़कर। उसके पीछे कोई नैतिक आधार नहीं था, कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सत्ता। देखिए, राजनीति में जो भी है वो सत्ता के लिए है, इसे मानने में कोई हर्ज नहीं है। कोई राजनीति में पूजा पाठ करने के लिए नहीं आता है, घंटी बजाने के लिए नहीं आता है। लेकिन नैतिकता एक चीज़ होती है, नैतिकता जब निकल जाती है, वही नैतिकता ही दरअसल धर्म है। इसीलिए राजनीति में धर्म का होना ज़रूरी है। जहाँ धर्म है वहाँ नैतिकता होगी, जहाँ नैतिकता होगी वहाँ नैतिक आचरण होगा। नीतीश कुमार का आचरण पिछले 18-19 साल का, खासतौर से 2013 से लेकर अब तक का आचरण जो उनका रहा है, उसमें नैतिकता का पुट तो कहीं नहीं।
तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला करते हुए कहा, भाजपा वालों की तरफ देखते हुए कहा कि मोदी जी की गारंटी तो बड़ी तगड़ी गारंटी है, लेकिन क्या मोदी जी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि नीतीश कुमार फिर पाला नहीं बदलेंगे, फिर नहीं पलटेंगे? नीतीश कुमार के चरित्र पर ये एक वाक्य भारी पड़ता है, उनके पूरे व्यक्तित्व को ये निरूपित करता है ये एक वाक्य। कि उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि नीतीश कुमार अविश्वसनीय है, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और जो व्यक्ति अविश्वसनीय है वो राजनीतिक जीवन में उससे निकृष्ट व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता है। तो ये बात सही है कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। ये बात सही है कि वो सार्वजनिक जीवन में और इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भ्रष्टाचार से दूर हैं, ईमानदार हैं। लेकिन नैतिक रूप से अगर महाभ्रष्टों की सूची बनाई जाए तो कम से कम बिहार के अगर राजनेताओं की बनाई जाए तो नीतीश कुमार उसमें सबसे ऊपर नजर आएंगे। तो नीतीश कुमार के लिए लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल निरपेक्ष रहते हैं। जैसे पानी में रहते हुए मछली पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि वही उसका जीवन है। आप पानी से निकाल दीजिए मछली को, जीवित नहीं रह पाएगी। उसी तरह से नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन है, उसमें अगर आप नैतिकता डाल देंगे तो फिर नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से भाषण दिया, जो बातें कही, उसमें कहीं भी कोई स्तरहीन बात नहीं कही, कोई ऐसी बात नहीं कही जो विपक्ष के नेता के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए था, जो विपक्ष के नेता के पद की गरिमा के अनुरूप न हो। और जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो मेरे मन में जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का दृश्य घूम रहा था। पिछले 7 साल से देख रहा हूँ अखिलेश यादव को, वो जब बोलने के लिए खड़े होते हैं उनके मन में और उनकी ज़बान पर, उनकी भाषा में तल्खी ही तल्खी होती है, व्यंग्य की शैली में बोलते हैं। सामान्य रूप से वो बात कर ही नहीं पाते हैं। वो एक ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं जिसका सबसे प्रिय खिलौना छीन लिया गया हो। उनको लगता है कि वो जहाँ बैठे हैं वहाँ उनके सामने वालों को होना चाहिए और उनके सामने वाले जहाँ हैं वहाँ उनको होना चाहिए। अभी तक वो इस बात को रिकंसाइल नहीं कर पाए हैं, स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि वो सत्ता में नहीं हैं। और जो उनका रवैया है, जिस तरह की उनकी राजनीति है, जो उनकी राजनीति की समझ है, मुझे नहीं लगता कि वो निकट भविष्य में या दूर की दृष्टि से भी देखें तो वो कभी सत्ता में आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आज का जो उनका आचरण है, उनकी जो राजनीति है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। जो परिस्थितियाँ हैं उनमें कोई अभूतपूर्व बदलाव हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर दो नेताओं की, दो पिछड़ा वर्ग के नेताओं की, यादव नेताओं की अगर तुलना करना हो, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, तेजस्वी अखिलेश यादव से उम्र में बहुत छोटे हैं, अनुभव में कम हैं, और उत्तर प्रदेश जैसा बड़े राज्य को चलाने का उनको कभी मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश छोड़िए, बिहार भी पूरी तरह से चलाने का मौका नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद वो जितनी गंभीरता से अपनी बात कहते हैं, उन्होंने अपने पिता की तरह राजनीति को मस्खरेपन का इस पात्र नहीं बनाया। वो व्यंग करते हैं, चुटीली बातें कहते हैं, चुभने वाली बात भी बोलते हैं, सवाल भी पूछते हैं, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर, मर्यादा लांघ कर वो नहीं बोलते कुछ। ये इस उम्र में इस तरह की परिपक्वता, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर तेजस्वी यादव इसी तरह से चलते रहे, और ये परिवर्तन उनके अंदर 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले से आया है और लगातार उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती जा रही है। उनकी शैली जो है पहले से बेहतर होती जा रही है, उनकी राजनीतिक समझ पहले से बेहतर होती जा रही है। तो ये आप मान कर चलिए कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में दो ही ध्रुव होंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल होगी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी। उसकी ओर से कौन नेता होगा उनके मुकाबले में मुझे मालूम नहीं है। सम्राट चौधरी होंगे, नहीं होंगे, या कोई और आएगा, ये पता नहीं है।
लेकिन इतना तय है कि दूसरे पक्ष में तेजस्वी यादव रहेंगे। उनको हटाने वाला गैर भाजपा दलों में किसी दल में कोई नेता नहीं है, उनके आसपास भी नहीं। जनाधार उनके पास है, ये और बड़ी बात है। उनके पास भाषा है, ये और अच्छी बात है। उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में शालीनता है, कम से कम सार्वजनिक जीवन में। मैं निजी रूप से नहीं जानता, इसलिए निजी जीवन की बात नहीं कर सकता, लेकिन सार्वजनिक जीवन में शालीनता है। वो चाहते तो कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार ने उनको सत्ता से बाहर किया था। वो चाहते थे इस मौके का इस्तेमाल करके अपनी भड़ास निकाल सकते थे। वो चाहते तो नीतीश कुमार के खिलाफ अपशब्द भी बोल सकते थे। नीतीश कुमार का जो आचरण रहा है उसको लेकर और भी तल्ख टिप्पणियां कर सकते थे, लेकिन सवाल पूछने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। उन्होंने जो लक्ष्मण रेखा होती है सार्वजनिक जीवन की, उसको नहीं लांघा। ये किसी भी नेता के लिए, खासतौर से युवा नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बल्कि केवल अखिलेश यादव नहीं, मैं दो नेताओं से तुलना करूंगा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में बड़ी समानता है। दोनों हर समय जो है क्राई बेबी की तरह आपको नज़र आएंगे, हर समय रोते हुए नज़र आएंगे कि हमारा ये छीन लिया, हमसे ये ले लिया, हमको ये मिलना चाहिए था, उनको मिल गया, उनको क्यों मिल गया, वो इसके हकदार नहीं है, वो इसके लायक नहीं है। यही हर समय शिकायत करते हुए, यानी शिकायती बच्चे की तरह दोनों हर समय उनकी जो सारी बात होती है, उनका जो पूरा भाषण होता है, उनकी जो बोलने की शैली होती है, वही लहजा उसका वही होता है। तो बिहार विधानसभा में विश्वास के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार, उनकी पार्टी और उनका गठबंधन भले ही जीत गया हो, लेकिन ये लड़ाई, ये परसेप्शन की लड़ाई, देखिए परसेप्शन बड़ा मैटर करता है सार्वजनिक जीवन में, खासतौर से राजनीतिक जीवन में। वो सच्चाई पर भारी पड़ता है अक्सर। परसेप्शन की लड़ाई अगर बात करें तो वो तेजस्वी यादव ने जीती, और विधानसभा में संख्या की लड़ाई जो है नीतीश कुमार ने जीती। तो संख्या तो समय के अनुसार बदलती रहती है, परसेप्शन भी बदलता है, लेकिन परसेप्शन को बदलने में बड़ा समय लगता है, उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है उसको बदलने में। और उसके लिए दो कारण चाहिए होते हैं। एक, जिसके बारे में अच्छा परसेप्शन है, उसका व्यवहार, उसका आचरण बहुत खराब हो जाए अचानक, और दूसरा, उसका जो विरोधी है उसका आचरण बहुत अच्छा हो जाए। ये दो चीज़ें जब एक साथ होती हैं तब परसेप्शन बदलता है। लेकिन संख्या तो वोट के आधार पर बदल जाती है। आज एक पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं, ज़्यादा सीटें मिली हैं, कल दूसरी पार्टी को दूसरे चुनाव में मिल सकती है। और ये कोई असंभव बात नहीं है कि आज जिसकी सीटें कम हैं कल उसकी सीटें बढ़ जाएं, तो इसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार के लिए मुझे लगता है तेजस्वी यादव उम्मीद की किरण की तरह नज़र आते हैं। अच्छा होता उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होता, अच्छा होता कि उनके ऊपर जिस तरह के आरोप है, जो पूछताछ चल रही है, हो सकता है कोई निकट भविष्य में वो जेल चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप और उनके जेल जाने की आशंका के बावजूद अगर मुझे तुलना करना हो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में नैतिकता के पैमाने पर, तो मैं तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से ऊपर रखूंगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।